गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमें टॉपिक पढ़ना है लवण कि लवण क्या होता है। इसके पहले हमने देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण धर्म देखे, पीएच पेपर के बारे में पढ़ा, पीएच पैमाने के बारे में पढ़ा, पीएच पैमाने के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ा, उसका महत्व क्या होता है दैनिक जीवन में। आज हमें पढ़ना है कि लवण क्या होते हैं। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिनमें एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। मतलब लवण में दो भाग होंगे, एक धन आवेशित भाग होगा, एक ऋण आवेशित भाग होगा। और इनमें जितने धनात्मक आवेशों की संख्या होती है उतने ही ऋणात्मक आवेशों की संख्या भी होती है। और लवण विद्युत रूप से उदासीन होता है। लवण विद्युत रूप से उदासीन होता है मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। नमक का फॉर्मूला होता है हमारा NaCl। नमक भी एक प्रकार का लवण है। जब नमक लवण है, अगर आप नमक में ऐसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे, लवण हमारा ठोस अवस्था में होता है, हम अगर इसे ऐसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? क्योंकि ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में होने के साथ साथ इनके जो आवेश है वो गति नहीं करेंगे, और जब तक आवेश गति नहीं करते हैं तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए लवण विद्युत रूप से उदासीन होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम अगर लवण बनाने की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे तो लवण बनाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से जानते हैं कि अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से मतलब है अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया कराते हैं। अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने के पश्चात लवण और पानी बनते हैं। तो इस प्रकार हम अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण का निर्माण करते हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम कौन कौन लवण किस प्रकार निर्माण होते हैं, किस प्रकार उसमें धन आवेशित और किस प्रकार उसमें ऋण आवेशित भाग होते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल में ये है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक अम्ल के साथ में सामने में AQ लिखा है। AQ का मतलब है नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन लेंगे। नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी AQ लिखा है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी हम जलीय विलयन लेंगे और दोनों के जलीय विलयन को आपस में मिला देते हैं। तो आपस में मिलाने के पश्चात पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट लवण है और वो लवण पानी में घुला हुआ रहता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया कैसे होती है हम देखते हैं। ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस दो भागों में टूटेगा। पहला भाग होगा आपका हाइड्रोजन धन आयन और दूसरा भाग होगा आपका नाइट्रेट ऋण आयन। क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो वो H+ आयन टूटता है, तो ये हाइड्रोजन धन आयन और ये नाइट्रेट ऋण आयन बनेगा। अब ये भी आपका जलीय विलयन है और ये आपका क्षार है, तो क्षार भी दो भागों में टूटेगा, पोटेशियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। दो भागों में टूटने के पश्चात ये जो दोनों भाग होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। दोनों आपस में मिले तो क्या बनाया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और ये H और OH आपस में मिल जाते हैं जिससे क्या बनता है H2O। तो इस प्रकार जो ये हमारा लवण बना है, ये लवण किस भाग से मिलकर बना है, पोटेशियम धन आयन और नाइट्रेट ऋण आयन। मतलब इस लवण में एक धन आयन है और एक ऋण आयन है, तो जितने धन आयन हुए उतने ही ऋण आयन हुए। तो इस प्रकार ये लवण बनता है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है H2SO4 की बात किया है, तो ये हो गया H2SO4 प्लस CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोनों का जलीय विलयन बनाया। चलो जलीय विलयन भी एक बार देख लेते हैं। मतलब ये हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में यहाँ पर जल भरा हुआ है। जल भरे होने के साथ यहाँ पर H2SO4 भी है और यहाँ पर CuOH ट्वाइस भी है। H2SO4 है, यहाँ पर ये अम्ल हो गया, CuOH ट्वाइस मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार हो गया। दोनों को हमने इस विलयन में घोल दिया। अब अम्ल जब पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन में टूटता है, तो ये किस में टूटेगा, 2H+ आयन प्लस SO4 2- दो हाइड्रोजन है ना,
एक हाइड्रोजन बनाएगा H प्लस, दूसरा हाइड्रोजन भी बनाएगा H प्लस, तो 2H प्लस बनेंगे और SO4 2 माइनस बनेगा। CuOH ट्वाइस भी दो भाग में टूटेगा आपका, Cu 2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन में टूटेगा। अब जब ये दोनों अपने विलियन में जब ये दोनों अपने अपने अवयव में टूटेंगे तो ये अब इस प्रकार अपने अवयवों में टूटेगा। तो इस प्रकार जब ये अपने अवयवों में टूटता है तो यहाँ पर कॉपर और सल्फेट आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉपर और सल्फेट आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर बनता है CuSO4 और यहाँ पर 2OH है और H है, तो एक H और OH को मिलाएंगे। जैसे अगर मैं एक H और एक OH को मिला दूँ तो क्या बन गया मेरा H2O। यहाँ पर से एक H, यहाँ पर से एक OH मिलाया तो H2O बना, फिर एक H बच गया तो ये एक H दूसरा OH, तो ये बन गया H2O। तो कितने H2O बनेंगे, यहाँ पर 2H2O बनेंगे। तो इस प्रकार लवण में जितने धनावेशित भाग होते हैं उतने ही इसमें ऋणावेशित भाग भी होते हैं। जैसे थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात किया है, तो उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये CH3COOH एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कैसे बनेगा, ये दो भाग में टूटेगा आपका H प्लस आयन और CH3COO माइनस। CH3COO माइनस को बोलते हैं एसीटेट आयन। दूसरा आपका दो भाग में टूटेगा Na प्लस और OH माइनस आयन। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर आपका CH3COONA, ये आपका था एसिटिक अम्ल, ये बनेगा आपका सोडियम एसीटेट, ये बनेगा आपका सोडियम एसीटेट और यहाँ पर H और OH आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा H2O। एक और एग्जांपल दिया है हमारे पास, एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात किया है, वो भी देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल होता है आपका CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये दो भाग में टूटेगा, ये भी दो भाग में टूटेगा, ये दो भाग में टूटेगा तो आपका बनेगा H प्लस और CH3COO माइनस, ये दो भाग में टूटा तो बनेगा अमोनियम धन आयन NH4 प्लस और ये बनेगा OH माइनस, और ये दोनों धन आयन और ऋण आयन आपस में क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा CH3COONH4 प्लस H2O, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। तो पहली अभिक्रिया में बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट लवण, दूसरे में कॉपर सल्फेट लवण, तीसरे में बनता है आपका सोडियम एसीटेट लवण और चौथे में बनता है आपका अमोनियम एसीटेट लवण। तो इस प्रकार ये लवण बनने की प्रक्रिया है। कभी भी अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएं हम किसी भी एग्जाम्पल में, अगर हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेगी लवण और पानी बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पानी बना लेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा, जैसे इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये आपका अम्ल है तो ये H प्लस आयन में टूटेगा, बाकी जो बचा हुआ आपका माइनस आयन में टूटेगा। ये आपका क्षार है तो क्षार OH माइनस आयन में टूटता है, बचा Na, ये आपका Na प्लस आयन में टूटेगा। अब हमें मालूम है दोनों अभिक्रिया करेंगे तो पानी बनाएंगे और लवण बनाएंगे। तो पहले हम पानी क्यों ना बना लें, तो यहाँ पर हमने पानी बना लिया H प्लस OH माइनस, बचा क्या NaCH3COO माइनस, इसको ऐड कर दिया CH3COO Na, अमोनियम एसीटेट। तो इस प्रकार लवण आयनिक यौगिक होते हैं जो आपके एक धन आयन और एक ऋण आयन से बने होते हैं, ठीक है। और इसमें जितने धन आयन होते हैं उतने ऋण आयन होते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा ये एक धन आयन तो एक ऋण आयन, यहाँ पर भी आपका दो धन आयन है तो दो ऋण आयन है, यहाँ पर एक ऋण आयन तो एक धन आयन। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी सेम, एक ऋण आयन तो एक धन आयन बना है आपका, मतलब जितने धन आयन उतने ऋण आयन, इसलिए ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन होता है मतलब इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है कि लवण में धन आयन कहाँ से आते हैं और ऋण आयन कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए देखिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, KNO3 बना है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस पोटेशियम नाइट्रेट का पोटेशियम कहाँ से आया है, क्षार से आया है। धन आयन कहाँ से आया है, क्षार से। ऋण आयन कहाँ से आया, अम्ल से। यहाँ पर भी आपको धन आयन कहाँ से प्राप्त हुआ है, धन आयन ये क्या है, किससे बना है, ये क्षार से बना है। ऋण आयन कहाँ से प्राप्त हुआ है, अम्ल से। सेम यहाँ पर भी, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये हमारा लवण है। तो इस लवण का धन आयन कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्षार से, और ऋण आयन कहाँ से प्राप्त हुआ है, अम्ल से।
सेम यहाँ पर भी जो धन आयन कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्षार से, और ऋण आयन कहाँ से प्राप्त हुआ है, अम्ल से। मतलब लवण में जो धनात्मक भाग होता है, जो धन आयन होता है, वो हमें क्षार से प्राप्त होता है। इसलिए लवण के धनात्मक भाग को हम क्षारीय मूलक बोलते हैं, और लवण का जो ऋणात्मक भाग होता है वो हमें अम्ल से प्राप्त होता है। इसलिए लवण के ऋणात्मक भाग को हम अम्लीय मूलक बोलते हैं। जैसे देखते हैं, ये आपका अमोनियम एसीटेट है। इस अमोनियम एसीटेट का ये जो अमोनिया है, ये क्या है आपका NH4 धन आयन, और ये जो एसीटेट है CH3COO ऋण आयन। तो ये जो अमोनियम धन आयन है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, क्षार। मतलब ये लवण का जो धन आयन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, क्षार से। इसलिए लवण का जो धन आयन होगा इसको हम बोलेंगे क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये क्षार से प्राप्त होता है। और जो लवण का जो ऋण आयन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल से प्राप्त हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे अम्लीय मूलक। लवण का धन आयन क्षार से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्षारीय मूलक बोलते हैं, और लवण का ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होता है, इसे अम्लीय मूलक बोलते हैं। तो लवण वे हैं जो दो लवण आयनिक यौगिक हैं जो दो आयनों से बने होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। और लवण के धन आयन को हम बोलते हैं क्षारीय मूलक क्योंकि वो हमें क्षार से प्राप्त होते हैं, और लवण के ऋण आयन को बोलते हैं हम अम्लीय मूलक क्योंकि वो हमें अम्ल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। हमने अभी ये पढ़ा कि लवण विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। विद्युत रूप से उदासीन होते हैं मतलब उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। बट जो लवण है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उदासीन होती है, ये हमें पता करना है। तो इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से चलिए इस प्रकार देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमारा लवण का सूत्र है। अब ये कॉपर सल्फेट किससे बना है, आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार से बना है, और अम्लीय मूलक हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। तो चले देखते हैं। जो लवण होता है, जो लवण की जो प्रकृति होती है वो किस अम्ल या किस क्षार से बनी है उस पर निर्भर करती है। क्योंकि लवण हमारा अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है। बहुत सारे प्रकार से लवण बनते हैं, लेकिन मुख्य प्रक्रिया है लवण बनाने की अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी कि उदासीन होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लवण जिस अम्ल और जिस क्षार से बना है उन दोनों की प्रकृति कैसी है। उन दोनों की प्रकृति पर ही लवण की प्रकृति भी निर्भर करेगी। जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, उदासीन वाला। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या बोला है आपका, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक। इन दोनों से मिलकर बना CuSO4 प्लस H2O। अब ये देखिए, ये हमारा क्षार है, लेकिन कैसा क्षार है, ये दुर्बल क्षार। और ये हमारा अम्ल है, लेकिन कैसा अम्ल है, ये प्रबल अम्ल, ठीक। ये अम्ल है लेकिन कैसा अम्ल है, ये प्रबल अम्ल। मैंने पहले ही बताया था कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो अगर लवण आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हो, अगर लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हो तो लवण की प्रकृति कैसी होगी, जो भी चीज़ प्रबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर प्रबल क्या है, अम्ल है, तो लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। यहाँ पर लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमारा लवण है। ये किससे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, और कार्बोनिक अम्ल हमारा अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ले लूँ NaOH और H2CO3, दोनों की अभिक्रिया कराए तो बना NaHCO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर जो NaOH है, ये NaOH हमारा क्या है, प्रबल क्षार। NaOH है हमारा प्रबल क्षार, और H2CO3 ये अम्ल है। कौन सा अम्ल है, ये कार्बोनिक अम्ल, जो कि क्या है, दुर्बल है,
कार्बोनिक अम्ल, जो कि क्या है, दुर्बल है। दोनों को मिला के क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है आपका खाने का सोडा, इसे बोलते हैं, ये खाने का सोडा है। अब इसकी प्रकृति अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, किस पर निर्भर करेगा कि ये अम्ल और क्षार, कि ये कौन से अम्ल और कौन से क्षार से बना है। तो ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपका लवण एक प्रबल और एक दुर्बल से बनता है, प्रबल अम्ल भी हो सकता है, प्रबल क्षार भी हो सकता है। तो अगर लवण प्रबल अम्ल, प्रबल और दुर्बल दो चीज़ों को मिलाने से बन रहा है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, तो लवण की प्रकृति प्रबल होगी। अब प्रबल जो भी चीज़ है, अम्ल है तो अम्ल होगा, प्रबल क्षार है तो क्षार होगा। तो यहाँ पर जिसकी प्रकृति क्या है, प्रबल क्षार, तो ये इसका जो प्रकृति होगा वो लवण की प्रकृति क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्षारीय। चलिए इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो जो लवण होता है उसकी प्रकृति होती है उदासीन। अगर अम्ल और क्षार दोनों प्रबल है तो लवण की प्रकृति होगी उदासीन। जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl + NaOH। HCl हमारा प्रबल अम्ल है, NaOH हमारा प्रबल क्षार है। दोनों को मिलाया तो बना आपका NaCl + H2O। चूँकि ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, इससे मिलकर हमारा जो लवण बनता है NaCl, वो क्या होता है, उदासीन प्रकृति का। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति उदासीन होगी। नेक्स्ट, अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलते हैं, अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेंगे तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति भी उदासीन होगी। मतलब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों अगर प्रबल है, अम्ल और क्षार, तो लवण बनेगा उसकी प्रकृति उदासीन। और अगर अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल है तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति भी उदासीन होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, दुर्बल अम्ल मान लो ले लिया CH3COOH, ये हमारा हो गया दुर्बल अम्ल, एसिटिक एसिड। और दुर्बल क्षार में ले लिया मान लो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा दुर्बल क्षार होता है। दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, और आपका बनेगा पानी। तो ये अमोनियम एसीटेट की प्रकृति होगी उदासीन। अमोनियम एसीटेट की प्रकृति होगी उदासीन क्योंकि ये आपका जो होता है वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है। अब ये केस तो क्लियर है, अगर दोनों ही प्रबल होंगे अम्ल क्षार तो लवण बनेगा वो भी उदासीन होगा। अगर दोनों ही दुर्बल होंगे, अम्ल भी दुर्बल और क्षार भी दुर्बल, जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति उदासीन होगी। अब क्या होगा जब दोनों में से कोई एक प्रबल हो, तो दोनों में से अगर कोई एक प्रबल है तो जो क्षार की प्रकृति है वो, तो जो लवण की प्रकृति है वो क्षार के जो लवण की प्रकृति है वो प्रबल वाले के ऊपर जाएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अगर हमारे पास प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, ध्यान रखेंगे अगर अम्ल प्रबल है और दुर्बल क्षार है, एक प्रबल है एक दुर्बल है, मैंने जैसे कि बोला अगर एक प्रबल है एक दुर्बल है तो जो प्रबल है लवण की प्रकृति उसके ऊपर होगी। यहाँ पर प्रबल कौन सा है, अम्ल, तो लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपका प्रबल अम्ल H2SO4, दुर्बल क्षार कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलकर आपके लवण बनाएंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2O। तो चूँकि यहाँ पर हमारा अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। नेक्स्ट हमें ये देखना है, नेक्स्ट वाला देखेंगे अब हम, अगर क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो अगर हमारा दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी। मैंने हमेशा जैसे कहा था
अगर एक प्रबल एक दुर्बल है तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति प्रबल वाले की प्रकृति के अनुसार होगी। तो लवण बन रहा है उसकी प्रकृति किसके अनुसार होगी? प्रबल वाले के अनुसार। क्यों? क्योंकि एक दुर्बल है एक प्रबल है, और प्रबल यहाँ पर क्या है? क्षार है। तो लवण भी आपका क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ले लिया एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल हमारा दुर्बल होता है। क्षार ले लिया, मान लो मैंने KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा प्रबल क्षार होता है। दोनों की अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर बनेगा CH3COOK प्लस H2O, ये आपका होता है पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण बनता है उसकी प्रकृति होगी उदासीन। क्योंकि वो दोनों प्रबल हैं, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल है, तो लवण की प्रकृति होगी उदासीन। अगर अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल है तब भी लवण की प्रकृति होगी उदासीन। अगर अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर अम्ल और क्षार दोनों में से एक प्रबल हो और एक दुर्बल हो तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति प्रबल वाले के प्रकृति के अनुसार होगी। तो लवण यहाँ पर बन रहा है, इसकी प्रकृति प्रबल वाले की प्रकृति के अनुसार। तो प्रबल वाला क्या है? अम्ल, इसलिए लवण भी क्या होगा? अम्लीय। सेम यहाँ पर अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। क्यों? क्योंकि जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति प्रबल वाले के अनुसार होगी। प्रबल वाले के अनुसार क्यों होगी? क्योंकि एक दुर्बल है एक प्रबल है, और यहाँ पर प्रबल क्या है? क्षार, तो लवण भी हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा। नेक्स्ट हमें देखना है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? जैसा कि हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अम्ल वर्षा क्या होती है। जब जो वर्षा होती है तो जो सामान्य वर्षा होती है उस सामान्य वर्षा के जल का pH मान 7 होता है, लेकिन वायुमंडल में बहुत से गैसें विलय होती है। बहुत सी गैसें विलय होती है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं, नाइट्रिक एसिड हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं। सभी गैसें वायुमंडल में बहुत सी प्रकार की गैसें विलय होती है, क्योंकि वायुमंडल गैसों का मिश्रण होता है। तो जब वर्षा का जल वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आता है तो उस वर्षा के जल में बहुत सारी गैसें घुल जाती है, और गैसों के घुल जाने के कारण जो वर्षा के जल का pH मान होता है वो 5.6 से कम हो जाते हैं। चूँकि वर्षा का जल का pH मान 7 होता है सामान्यतः, लेकिन वायुमंडल से होते हुए जब पृथ्वी तक आती है तो उसका pH मान 5.6 हो जाता है। तो दोनों की तुलना करिए तो उसका pH मान में क्या हो गई? कमी हो गई। कमी हो गई तो अगर pH मान 7 से कम हो जाता है, pH मान 7 से कम है मतलब वो पदार्थ हमारा क्या है? अम्लीय है। तो वर्षा के जल भी क्या हो गया? अम्लीय। तो इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और सामान्यतः अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। मतलब फैक्ट्री वगैरह होती है, या फिर घर में हम जो लकड़ी ईंधन वगैरह जलाते हैं, या फिर जो बहुत सारे जैसे जंगलों में आग लग गई, या बहुत सारे क्रियाकलापों गाड़ियों की वजह से, प्रदूषण की वजह से वायुमंडल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ये जो ऑक्साइड है वो वर्षा के जल में घुल जाते हैं, इसलिए वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से भी इन उत्पन्न गैस भी इसका एक कारण है। ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो देखिए कौन सी गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसने बोला ना कि जो गैसें होती है जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाएगी। तो कार्बनिक अम्ल कब बनेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल कब बनेगा? जब सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होगी। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल की बात की है, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करेगा तो आपका नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो इस प्रकार ये जो अम्ल वर्षा
इस प्रकार जो वर्षा का जल है वो अम्लीय हो जाता है। और ये जो अम्लीय जल है जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां उससे पीली हो जाती है और मर जाती है। मछलियाँ जो है वर्षा का जल है जब वो नदी तालाबों में या समुद्र में पहुंचता है, जिससे वहाँ का पानी अम्लीय हो जाता है। इससे मछलियों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ मरने लगती है और इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्षा का जल है वो संगमरमर से अभिक्रिया कर लेता है, जिससे ताजमहल के जो जो संगमरमर की जो चमक होती है वो चमक धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो इस प्रकार ये वर्षा का जल सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार आज जो हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण वो कंप्लीट होता है।